आज की हुकूमत जो है वो सिर्फ हुकूमत ही इस बात पे कर रही है कि हम उसके दुश्मन हैं। इस मुल्क की सारी बर्बादी के ज़िम्मेदार मुसलमान हैं। 6 साल आपको भी मौका मिला, कुछ सांसद राज्यसभा प्राइवेट बिल भी लेके आते हैं, उस पर बहस भी होती है। आपने कभी कुछ अपनी तरफ से कोई ऐसी कोशिश की कि मेरे इलाके में या उन पिछड़े इलाकों में जिन्हें आज दूसरी पार्टी पसमानदा के नाम से प्रमोट कर रही है, उनके इलाके में कुछ ऐसा करने की कोशिश की, और कुछ क्या आपके सामने दिक्कतें परेशानी आ रही? लोग पढ़ लिख के बड़ी बड़ी पोजीशनों पे थे, गैर मुस्लिम जी, जिस दिन रिटायर होते हैं उस दिन आरएसएस और बीजेपी के लिए काम शुरू कर देते हैं, यानी हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। जो हमारी अपनी कौम के चंद लोग आप बड़ी पोजीशन पे गए, वो अपने घर में बैठ के कोसते हैं और अपने बच्चों को बाहर सेटल कर देते हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हूं इकराम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ एक अहम शख्सियत मौजूद हैं, नाम है मोहम्मद अदीब साहब। पूर्व राज्यसभा सांसद रहे हैं और आज हम बात करेंगे मुसलमानों की एजुकेशन को लेकर, जो लगातार लोग सवाल खड़े करते रहे हैं, ज़्यादातर उसमें लोग जिम्मेदार ठहराते हैं उन तंजीमों को जिनमें बड़े बड़े उलमा शामिल हैं। कहते हैं कि इन्होंने सिर्फ कौम के नाम पर पैसा बटोरा है और कोई इदारा जो प्रोफेशनल एजुकेशनल या उनके आम आज के हालात में उन्हें आगे बढ़ा सकता था वो कायम नहीं किया। और एक तबका वो भी है समाज में जो ये सवाल लगातार खड़े करता है कि जो बड़े लीडर, चाहे वो किसी भी पार्टी में रहे हो, खासकर सेकुलर पार्टीज़ में, उन्होंने भी कुछ खास नहीं किया। उन्होंने भी कोई बड़े कॉलेज, कोई इंस्टीट्यूशन ऐसे कायम नहीं किए जो आज जो नौजवान इधर उधर भटक रहा है वो कहीं अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकता था। सर, बहुत बहुत स्वागत है। आपने पिछले एपिसोड में बहुत कुछ हमें बताया था और 2024 को लेकर सवाल हमारे राजी साहब ने हमसे पूछे थे। मेरा सिर्फ सवाल ये है, जब भी मैं किसी मौलाना से या किसी भी बड़े से सवाल करता हूँ कि भाई आप इतने सालों से, आपकी 100 साल पुरानी संस्थाएं हैं, वो काम कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के कॉलेज और मेडिकल कॉलेज हों, चाहे कोई हॉस्पिटल हो, आपने काम नहीं किया, इवन एक मीडिया तक आपने इस्टेब्लिश नहीं किया। तो वो सवाल है कि ये करते हैं कि भाई बड़े बड़े और सांसद भी रहे हैं, लीडर रहे हैं, नेता रहे हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। तो ये जो कन्फ्यूज़न है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, तालीम का जहाँ तक सवाल है जी, अफसोसनाक हद है, लेकिन अगर आप देखें कि आज़ादी से पहले, जी, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ जी, उत्तर प्रदेश के हर शहर में एक इस्लामिया कॉलेज था, आज शिक्षक रहा है। जी, लेकिन सर वो 12 तक ज़्यादातर 12 तक था, BA तक गया, जहाँ भी था कॉलेज थे। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, सर सैयद ने उस वक्त अलीगढ़ की जब बुनियाद रखी तो जदीद तालीम की सबसे पहली शमा मुसलमानों ने रखी। लेकिन अफसोस दर अफसोस, ये जो 1857 के जो गदर हुआ, मैंने ये देवबंद में मौलवियों के सामने कहा, उनको बड़ी नाराज़गी हुई। मैंने उनसे कहा कि साहब, ये जो मैंने एक सवाल वहाँ किया था कि साहब, ये एक हदीस है कि इल्म हासिल करना है तो चाइना जाओ, उनका दुरुस्त है। मैंने कहा कि एक हदीस ये भी पढ़ी मैंने कि जो वहाँ के मुजरिमीन हैं, जो बंद हैं, वो अगर इल्म हासिल दे दें, 10 आदमियों को पढ़ा दें तो उनकी सज़ा माफ़ हो जाएगी, का दुरुस्त है। तो मैंने कहा इसका मतलब आपने तो हमारे प्रॉफिट की बात मानी नहीं। चाइना जाने का मतलब ये था कि जदीद तालीम हासिल करने जाओ, लेकिन आपने हमको जदीद तालीम से दूर रखा, यानी आपने प्रॉफिट की बात को नहीं माना। तो उनके बहुत मूड वो उनका हुआ। तो फिर मैंने उनसे कहा, उसकी वजह मैं बता देता हूँ। 1857 में सबसे ज़्यादा कुर्बानी उलमाए कराम ने दी थी जी। और उस कुर्बानी का नतीजा ये हुआ कि वो अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते अंग्रेज़ी से लड़ बैठे। क्योंकि आप पुरानी जितने भी आप मसाजिदें देखेंगे उसमें मदरसे का निज़ाम कायम था, उस वक्त की जदीद तालीम वहाँ पढ़ाई जाती थी। ये तो हमारा पस मंज़र था। आज़ादी के बाद जो हमको ज़राए थे हमारे औक़ाफ़ के, जहाँ से हम ये काम कर सकते थे, वो हमने नहीं किए। उसकी सिर्फ वजह ये हुई कि 15 अगस्त को आज़ादी मिली, 16 अगस्त को बंटवारे की जिम्मेदारी मुसलमानों के सर पड़ गई। मुझे याद है, मैं छोटा था बचपन में, मैं स्कूल पढ़ता था तो मेरे दोस्त कहते थे कि भाई
तुम्हारा तो मुल्क बन गया, तुम यहाँ क्यों रहते हो? अच्छा। मैं घर पे आके पूछता था कि ये क्या हो रहा है, तो कहते भाई तुम्हारा तो पाकिस्तान बन गया, वहाँ जाओ, यहाँ क्यों रह रहे हो, तुम्हारा मुल्क बन गया। वो जो डिफेंसिवनेस थी उसने हमारा पीछा नहीं छोड़ा आज तक। अच्छा। और जो वादे उस वक्त के लीडरों ने किए थे, उनके रुखसती के बाद जो दूसरी जनरेशन आई उसने हमें एक बोझ समझ लिया। आज की हुकूमत जो है वो सिर्फ हुकूमत ही इस बात पे कर रही है कि हम उसके दुश्मन हैं, इस मुल्क की सारी बर्बादी के ज़िम्मेदार मुसलमान हैं। ये एक ऐसी ट्रेजेडी है। सर एक पर्सनल सवाल आपसे, डोंट माइंड। 6 साल आपको भी मौका मिला, कुछ सांसद राज्यसभा प्राइवेट बिल भी लेके आते हैं, उस पर बहस भी होती है। आपने कभी कुछ अपने तरफ से कोई ऐसी कोशिश की कि मेरे इलाके में या उन पिछड़े इलाकों में जिन्हें आज दूसरी पार्टी पसमानदा के नाम से प्रमोट कर रही है, उनके इलाके में कुछ ऐसा करने की कोशिश की, और कुछ क्या आपके सामने दिक्कतें परेशानी आ रही? देखिए, मैं अपनी बात कहूँ जी, मैं पासमानदा अशराफ के सख्त खिलाफ हूँ। जी, मेरे खानदान, मैंने पहले कहा दूसरी पार्टी उस नाम से प्रमोट कर रही है। नहीं, मैं बता दूं आपको जी, मेरे खानदान के मेरे सब भाई अपने आगे लिखते हैं, मैं सिर्फ मोहम्मद अदीब लिखता हूँ। ये अच्छी बात है सर। और मैंने ये बात कह दी है, ये सब झूठ है। तारीख नहीं बताती कि अरब यहाँ कभी आए थे। तारीख बताती है कि अरब कोस्टल बेल्ट में तिजारत करने आए थे। जी, ये कहना कि हम सिद्दीकी हैं, इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। सिद्दीक कैसे हो गए, फारूकी कैसे हो गए, सैयद कैसे हो गए? तो ये तो मैं इसको कभी माना नहीं। और मैं जो आज ये हो रहा है, बदनसीबी क्या हुई कि जब ये पार्टीशन हुआ, जो खाते पीते अशराफ लोग थे वो हमको किस्मत के हवाले करके छोड़ गए। ठीक। जो हाथ के काम करने वाले थे उन्होंने हमारी दरगाहों को, हमारी खानकाहों को, हमारी इमारतों को बचा के रखा। बड़ी खूबसूरती से उनके कान में डाला गया कि तुम पासमानदा हो। हकीकत ये है, मैं जिस घराने से हूँ एक ताल्लुक़दार घराना है। हमें अपनी हवेली बनाने के लिए पैसे नहीं, लेकिन मेरे यहाँ जो गोश्त का काम करते हैं, जो कपड़े का काम करते हैं, वो हमको 10 बार ख़रीद के फेंक देंगे। वो पासमानदा लीडर है। ये एक कॉन्सेप्ट बन गया है, हम उससे जूझ रहे हैं। लेकिन ये डिनाइल नहीं कर सकते। आपने मुझसे बारे में सवाल किया तो मैं अपना बता देता हूँ। आप पार्लियामेंट की वेबसाइट पे जाएं प्लीज़। ठीक है। एवरेज सवाल एक पार्लियामेंट का आदमी 250 करता है। ठीक है। मेरे 836 सवाल हैं। एक एवरेज पार्लियामेंटेरियन 25 से 30 डिबेट करता है। मेरी 64 डिबेट्स हैं। मेरे ऊपर राज्यसभा ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, मैं उसका प्रोपेगेंडा नहीं करता। लेकिन मैंने अपने दौर में 6 साल तक हर 2 महीने के बाद सारे मुस्लिम एमपीज़ को अपने घर पे खाना करता था, अक्रॉस पार्टी लाइन। और सिर्फ एक बात करता था कि नेशनल इशू हम सबका है, पार्टी का इशू आपका है, लेकिन जब हमारी मिल्लत का मसला आ जाए तो हम इकट्ठे हो जाएं। मैंने उसमें बहुत कामयाबी हासिल की और ये पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में आपको मिलेगा। एटलीस्ट आप सर्च कर दूं कि एनिमी प्रॉपर्टी मेरी अपनी ज़ात है जो मैंने रोका। माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ये तस्दीक हो जाएगी, आप रिकॉर्ड में देख लें, मैंने ही बनवाई। और ये कह के बनवाई सोनिया गांधी से कि हमारे पास कोई कायदा नहीं है, एक विंडो दे दीजिए। उसका जो है सर सवाल तो फिर वहीं पे आ गया ना कि एजुकेशन जो देखिए एजुकेशन का 3 जो 2 बड़े इदारे के नाम ले जाते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम और जामिया। आज भी अगर मुस्लिम यूथ से पूछें स्पेशली
तो सिर्फ उनके जहन पे 2 ही रहते हैं। मतलब एक अपना भी होता है कि हम अपने माशरे के लोगों में जाकर पढ़ाई करें, ज़्यादातर जामिया और एमयू की तरफ जाते हैं, लेकिन तीसरा कोई नाम उन्हें कहीं सुनाई कोई नहीं देगा इतने सालों से। नहीं, ये तो ऐसी, जैसे देखिए जब कोई कौम डिफेंसिव हो जाती है, डर जाती है। मैं आज इस सेहत के बाद बराबर बोलने लगा हूँ। जी जी जी। हर जगह बोलता हूँ। मुझे लोग डॉक्टर कहते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ मैं सिर्फ इसलिए बोलता हूँ कि मैंने देखा कि कोई बोल नहीं रहा है जी। जो खौफजदा कौमें हैं वो तबाह हो जा रही हैं। मैं देख रहा हूँ अच्छे भले लोगों को कि भाई चुप रहो, माहौल ठीक नहीं है। इसके अलावा कोई वक्त आएगा। लेकिन सोशल मीडिया पे तो इतना लंबा लंबा लिखते हैं लोग। नहीं साहब, कहीं कोई, अभी देखिए ये एक मसला आया, एक प्राइवेट बिल आया वफ का। लोगों ने कहा कि भाई, मैंने कहा देखो भाई 24 से पहले तो ये आएगा नहीं। हुकूमत अगर इनकी बन गई तो वो लाएंगे। अगर इस बात के लिए तैयार हो, जब वो लोग आए मेरे पास कि सड़क पे निकलोगे और जो भी हर्ष हो करोगे। सड़क पे निकले तो थे सर, एनआरसी को लेकर, सीए को लेकर। हाँ, एक बड़ा प्रोटेस्ट किया, एक बड़ा मैसेज भी दिया। वो तो कोरोना की वजह से थोड़ा नहीं, आज़ादी के बाद ख़वातीन ने ये बात साबित कर दी कि हम निकम्मे हैं। ये बात साबित कर दी उन्होंने, जिसका असर इनके ऊपर दिमागों पे आज भी है। अब इनको ये पता है कि ये डरी हुई, खौफज़दा, डरी हुई, सहमी हुई कौम है। जो मर्जी हो करो, वो हो रहा है। एजुकेशन के मसले पर मैं समझता हूँ कि हमने किसी ने भी कोई अमल नहीं। अब जो एजुकेशन के स्कूल खुलते हैं वो तिजारत के लिए खुलते हैं। तिजारत की फैक्ट्रियाँ खुल गई हैं। जी जी जी। लेकिन वो तसव्वुर, वो ख्याल ख़त्म हो गया है जी। इसका हमारे पास सिवाय इसके कि हम अपनी पुरानी क़यादत को गाली दें, आप हमारी क़यादत को गाली दें, लेकिन हासिल यही है। तो वक्त नहीं आ गया कि एक जगह बैठ के, चाहे तंजीमें हों या लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडर रहे हैं, एक जगह एकजुट होने का वक्त अभी भी नहीं आया? और कब आएगा ये जो इख्तिलाफ है, वो कब दूर होंगे? मेरी जो तंजीम है IMCR इसी बुनियाद पे बनी जी। मैंने सिर्फ यही कहा था कि कोई और वक्त आएगा। मैं ये देख रहा हूँ कि जो लोग पढ़ लिख के बड़ी बड़ी पोजीशनों पे थे, गैर मुस्लिम, जिस दिन रिटायर होते हैं उस दिन RSS और BJP के लिए काम शुरू कर देते हैं, यानी हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। जो हमारी अपनी कौम के चंद लोग आप बड़ी पोजीशन पे गए, वो अपने घर में बैठ के कोसते हैं, अपने बच्चों को बाहर सेटल कर देते हैं। इसी पे ये IMCR बनी। ठीक है सर। और अब वक्त आ गया है कि आपको इनफरादी क़यादत छोड़कर इज्तिमाई क़यादत करनी पड़ेगी। लोगों को जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये ज़माना जो आया है जी, इसमें पढ़ना बंद कर दिया है लोगों ने। वो अपनी तारीख़ को जानते नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि तालीम के साथ तरबियत बहुत ज़रूरी है। अब जो तालीम मिल रही है, अगर तरबियत नहीं है तो इंसान नहीं पैदा होता, वहशी पैदा होते हैं। अब वहशी पैदा हो रहे हैं, जानवर पैदा हो रहे हैं। अब लड़कियों को चलना मुहाल है। गांव देहातों में जहां औरतों को पीछे अपने खाविंद के चलती थी और महफूज थी, आज गांव देहातों की लड़कियां महफूज नहीं हैं। तो वो तालीम की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अफसोस और दर अफसोस कि हमारी नस्ल ने 3 नस्लें हमारी तबाह हो गई, और सिर्फ एक पार्टीशन की वजह से। शुक्रिया सर, इस कम वक्त में बहुत कुछ बताने के लिए। लेकिन आपने जैसा कहा कि लोगों को डर निकलना ज़रूरी है और आप लोगों को एकजुट होना भी ज़रूरी है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। तो सर से किसी और मुद्दे के साथ किसी और दिन ज़रूर आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।